हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हैं वीसीडी एडुकेटर्स। आज हम बात करेंगे इनकोटर्म्स के बारे में। इनकोटर्म्स क्या होते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड में इनकोटर्म्स का क्या रोल है, एंड अकॉर्डिंग टू इनकोटर्म्स बायर और सेलर की रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होती है, कहां पे सेलर की रेस्पॉन्सिबिलिटी खत्म होती है और कहां से बायर की रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट होती है, ये कितने तरह के होते हैं और किस तरह के ट्रांसपोर्ट मोड में किस प्रकार का इनकोटर्म्स यूज करना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एक एग्जांपल। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। ये हमारा पार्टी था आईसीटी लिमिटेड, इसका बैंकर था एसडीआई बैंक। इधर एक पार्टी था चाइना में, चुंगोली चाइना, और ये बीओसी, ये बायर था, वो सप्लायर था। इतना हमने पिछली बार भी डिस्कस किया था। इन दोनों ने एक यूजेंस एलसी के अंदर में ट्रांजेक्शन करना था। एसडीआई बैंक ने एक एलसी इश्यू किया, बीओसी को भेजा, बीओसी ने वो एलसी चुंगोली चाइना को दिया। चुंगोली चाइना ने एज पर द एलसी डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके नॉमिनेटेड, नेगोशिएटेड और प्रेजेंटिंग बैंक को दिया। फर्दर इस बैंक ने एलसी इश्यूइंग बैंक को डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किया। इसने डॉक्यूमेंट आईसीटी लिमिटेड को दिया और डेबिट अथॉरिटी का एक्सेप्टेंस लिया। एक्सेप्टेंस इसने भेज दिया नॉमिनेटेड, नेगोशिएटिंग और प्रेजेंटिंग बैंक में से किसी एक को कि भाई हम आपको यूजेंस पीरियड के बाद ऑन ड्यू डेट पैसा भेजेंगे या पेमेंट करेंगे, ठीक है। इवन इफ आईसीटी लिमिटेड इज अनेबल टू पे, इशूइंग बैंक नीड टू पे। उसके पास पैसा है नहीं है, वो एबल है नहीं, नॉट एबल है, आईसीटी लिमिटेड जो एसडीआई बैंक है उसको तो पे करना ही करना है ड्यू डेट पे, ओके। ये एलसी मैकेनिज्म होता है। अब सपोज यहाँ डॉक्यूमेंट आया, यहाँ जो चुंगोली चाइना है ना, इसने शिप कर दिया, ऑनबोर्ड कर दिया, शिप चला गया, ठीक है, और डॉक्यूमेंट्स बना के यहाँ पे भेज दिया। यहाँ पे डॉक्यूमेंट आया, वो आईसीटी लिमिटेड को दे दिया, इसने एक्सेप्टेंस यहाँ हमको दे दिया और हमने एक्सेप्टेंस भेज दिया नॉमिनेटेड, नेगोशिएटिंग और प्रेजेंटिंग बैंक को। अब शिप चल रहा था, ठीक है, अचानक से शिप समुद्र में चला गया। ये शिप है ना, ये शिप है, ये गुड्स है, इसका मास्टर है, ठीक है। ये जैसे ही मुंद्रा पोर्ट पे आने वाला था, अचानक से कुछ हुआ और ये शिप सी में चला गया। गुड्स मिलेगा या नहीं मिलेगा आईसीटी लिमिटेड को? नहीं मिलेगा। ही विल नॉट बी एबल टू मेक फिनिश गुड्स। उसके पास पैसा बनेगा या नहीं बनेगा? ऑब्वियसली नहीं बनेगा। तो ही माइट नॉट बी इन द पोजीशन टू पे एसडीआई बैंक ऑन ड्यू डेट। ड्यू डेट को उसके पास पैसा अवेलेबल होगा नहीं होगा ये हम नहीं जानते, क्योंकि वो गुड्स उसको नहीं मिला है, उसने फिनिश गुड्स नहीं बनाया है। लेकिन बैंक को तो क्या करना है? पे करना है। तो बैंक को पे करना है। अब यहाँ पे पैसा कौन देगा? आईसीटी लिमिटेड को तो गुड्स ही नहीं मिला। यहाँ पे पिक्चर में आता है इंश्योरेंस, ओके। तो पहला डॉक्यूमेंट जो हमने देखा, मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या था? बिल ऑफ लेडिंग, 3x3 क्लीन शिप्ड ऑन बोर्ड बिल ऑफ लेडिंग मेड टू ऑर्डर ऑफ इशूइंग बैंक। वो किस लिए था? कि गुड्स पे इस बैंक का कंट्रोल होना चाहिए। सपोज गुड्स ही नहीं है, गुड्स चला गया सी में, तो अभी दूसरा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या हो गया बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से? वो हो गया इंश्योरेंस। फर्स्ट जो डॉक्यूमेंट था वो तो बीएल हो गया, एंड सेकंड डॉक्यूमेंट बैंकर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, इशूइंग बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो गया? इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस को किस तरह से हैंडल करते हैं, कहां पे इसकी डिटेल मिलेगी कि कौन लेगा इंश्योरेंस? इंश्योरेंस या तो एप्लीकेंट लेगा या बेनिफिशियरी लेगा। ये बायर है ना, या तो बायर लेगा या सेलर लेगा, ठीक है। आइदर इंश्योरेंस विल बी टेकन बाय बायर और इट विल बी टेकन बाय सेलर। अगर सेल कॉन्ट्रैक्ट ये बोलता है कि इंश्योरेंस बायर लेने वाला है, तो हमको क्या देखना है सेल कॉन्ट्रैक्ट में?
या तो सेल कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिकली लिखा होगा कि इंश्योरेंस इज टू बी टेकन केयर बाय बायर, या फिर लिखा होगा एक चीज इंकोटर्म्स। यहाँ पे कुछ लिखा होगा, एफओबी लिखा होगा या सीएफआर लिखा होगा या सीआईएफ लिखा होगा या डीडीपी लिखा होगा। तो ये इंकोटर्म्स से हमको समझ में आता है कि इंश्योरेंस कौन लेने वाला है। ठीक है, सपोज ये इंकोटर्म्स से हमको ये समझ में आया कि बायर इंश्योरेंस लेने वाला है, तो एलसी ओपन करने से पहले ये इश्यूइंग बैंक क्या करेगा, इससे इंश्योरेंस मांग लेगा। ठीक है, सपोज ये इंकोटर्म्स से ये समझ में आया कि सेलर इंश्योरेंस लेने वाला है, तो क्या करेगा, क्योंकि उसको तो अपना गुड्स सिक्योर करना है ना, इसको किसी तरह के अगर कोई नुकसान हो जाए या मरीन प्रॉब्लम हो जाए या वार हो जाए या गुड्स खराब हो जाए या डूब जाए, तो उसको सिक्योर करना है। तो अगर सेलर लेने वाला है तो वो क्या करेगा, वो एलसी में जो टर्म्स एंड कंडीशन है वहां पे मेंशन कर देगा कि भाई जो डॉक्यूमेंट आप भेज रहे हो उसके साथ में इंश्योरेंस पॉलिसी भेजिएगा, एंड उसमें लिखा होना चाहिए द इश्यूइंग बैंक इज एंटाइटल्ड टू क्लेम फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, समझ में आया। उसमें ये लिखा होना चाहिए जो डॉक्यूमेंट्स आप भेज रहे हो उसके साथ इंश्योरेंस पॉलिसी भेजना, और उसमें लिखा होना चाहिए द इश्यूइंग बैंक इज एंटाइटल्ड टू क्लेम फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। तो इस तरह से ये इंश्योरेंस हैंडल होता है। इंश्योरेंस कितने प्रकार के होते हैं, किस तरह से इसको डील करते हैं, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन होना चाहिए, किस टाइप ए होना चाहिए, बी होना चाहिए, सी होना चाहिए, इसके लिए हम एक इंश्योरेंस की क्लास लेंगे, उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी हम इतना समझ लेते हैं एलसी के अंडर में इंश्योरेंस कौन पार्टी लेगी कौन नहीं लेगा, ये कहां से पता चलता है, सेल्स कॉन्ट्रैक्ट, प्रोफॉर्मा इनवॉइस और परचेज ऑर्डर से। और वहां पे किस टर्म से पता चलता है, इनको टर्म्स से। इनको टर्म्स में एफओबी, सीआईएफ, सीएफआर, डीडीपी और भी कई सारे टर्म्स होते हैं, टोटल 11 टर्म्स हैं, उसके हिसाब से लिखा होता है, वहां से हमको पता चलता है कि इंश्योरेंस कौन लेता है। तो इश्यूइंग बैंक के पर्सपेक्टिव से दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं, पहला बीएल एंड सेकंड इंश्योरेंस। अब ये समझने के बाद हम बात करते हैं इंकोटर्म्स की। तो इंकोटर्म्स को समझने के लिए हम एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं, चलो देखते हैं कैसा होता है वो। ठीक है, इंकोटर्म्स का स्टेटमेंट देख लेते हैं, क्या है इंकोटर्म्स। इंकोटर्म्स डील्स विद द राइट्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द पार्टीज which are involved in the delivery of the goods which are sold in under a sales contract or pro forma invoice or under purchase order। वो बताता है कि क्या क्या राइट्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज है बायर और सेलर की। ठीक है, सेकंड क्या कहता है ये, दीज इंडिकेट्स द पॉइंट, ये एक पॉइंट बताता है जहां पर सेलर की कॉस्ट और रेस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट हो जाती है बायर के फेवर में। ठीक है, these indicate a point at which the responsibilities and cost are transferred from seller to buyer। दो ये पॉइंट हो गए, एक तीसरा पॉइंट है, एक चौथा पॉइंट है, ये हम डिस्कस करेंगे इंकोटर्म्स समझने के बाद में। तो इंकोटर्म्स को एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। ठीक है, एक पूरा एग्जाम्पल लेते हैं कि किस तरह से गुड्स का मूवमेंट होता है और कहाँ जाके बायर की रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट होती है और सेलर की रेस्पॉन्सिबिलिटी कहां जाके खत्म होती है। तो ठीक है, देखते हैं एक एग्जांपल। तो इंकोटर्म्स को समझते हैं एक एग्जांपल से। ओके, चुंगोली चाइना एक सप्लायर है और उसका शंघाई में एक वर्कशॉप है। ठीक है, ये जो है इसका एक शंघाई में वर्कशॉप है, यहां पे गुड्स रखा हुआ है। ठीक है, आईसीटी लिमिटेड इसका पुणे में एक गोडाउन है। ठीक है, यहां पे ये गुड्स रखा हुआ है और इस गुड्स को आना है पुणे में। ठीक है, ये बायर है, संघाई से गुड्स को आना है पुणे में। तो किस तरह से आएगा, पहले यहाँ पे लोड होगा ट्रक में,
ट्रक से बाय रोड आएगा पोर्ट पे, शंघाई पोर्ट पे, यहाँ अनलोड होगा। उसके बाद एक्सपोर्ट ड्यूटी, उसका कस्टम्स वगैरह चेक सब कुछ होगा। देन ये पोर्ट पे शिप के बाजू में आ जाएगा, फिर शिप में ये लोड होगा, ऑनबोर्ड होगा, फिर शिप चलेगा यहाँ से, ये मुंबई पोर्ट पे शिप आएगा, मुंबई पोर्ट पे ये अनलोड होगा, फिर इसका क्या होगा, इंपोर्ट ड्यूटी एंड कस्टम टैक्सेस वगैरह सारी चीज होगी। फिर ये पोर्ट पे बाहर जाने के लिए रेडी होगा, फिर ये ट्रक में लोड होगा, एंड फाइनली ये पुणे में आईसीटी लिमिटेड की फैक्ट्री पे पहुंच के ये अनलोड होगा। ठीक है, ये सारा का सारा एक ऐसे इस तरह से ट्रांजेक्शन होगा। अब देखते हैं कि इंकोटर्म्स किस तरह से काम करता है। सपोज एक इंकोटर्म्स है, कुछ इंकोटर्म्स हम डिस्कस करेंगे, ई एक्स डब्ल्यू, ठीक है, एक्स वर्क्स करते हैं। अच्छा, एक थंब रूल क्या है इंकोटर्म्स का, इंकोटर्म्स आर ऑलवेज रीड विद रेफरेंस टू सेलर, सेलर के रेफरेंस में इनको पढ़ा जाता है। एक्स वर्क्स का मतलब है सेलर प्रोवाइड द गुड्स इन द वर्कशॉप, ठीक है, केवल उसका उतना ही रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई मेरी वर्कशॉप में गुड्स रखा है, बाकी उसको आप ले जाइए। ठीक है, यहाँ पे गुड्स रखा हुआ है, तो यहां से और पूरा यहां तक किसका जिम्मेदारी हो गया, बायर का। केवल सेलर बोलता है मेरे वर्कशॉप में गुड्स रखा हुआ है, उसको आप ले जाओ। अगर इंकोटर्म्स एक्स वर्क्स है तो बायर की सबसे ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है और सेलर की मिनिमम रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, तो ये हो गया एक्स वर्क्स। यहां से ट्रक से लाने की रेस्पॉन्सिबिलिटी इसकी, कस्टम वगैरह एक्सपोर्ट का सारा क्लियर करवाने की रेस्पॉन्सिबिलिटी इसकी, ये लोडिंग करवाना है, और ये पर्टिकुलर मरीन का इंश्योरेंस लेना है, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बायर की। उसके बाद इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह सारा लोडिंग अनलोडिंग और पुणे तक पहुंचाने की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी बायर की है। ठीक है, अब एक देख लेते हैं डीडीपी। डीडीपी मींस डिलीवर ड्यूटी पेड। ओके, तो हमने क्या देखा था कि सेलर के रेफरेंस में इनको पढ़ा जाता है, सेलर के रेफरेंस में पढ़ा जाता है, तो मतलब सेलर विल सप्लाई द गुड्स और डिलीवर द गुड्स, ड्यूटी पेड, ऑल ड्यूटीज पेड। दैट मीन्स ये जो गुड्स है इसको वहां से और सारी तरह की ड्यूटी पे करके यहां तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी हो गई, सेलर की। डीडीपी, डिलीवर ड्यूटी पेड, उसकी फैक्ट्री से, उसके गोडाउन से बायर की फैक्ट्री तक, बायर की फैक्ट्री तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी हो गई, सेलर की। तो सेलर की मैक्सिमम जिम्मेदारी कहां पे है, डीडीपी में, और मिनिमम रेस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी कहां पे है, एक्स वर्क्स में। अब देखते हैं इन बिटवीन, एक देख लेते हैं FAS। FAS मींस फ्री अलोंगसाइड शिप। ओके, फ्री अलोंगसाइड शिप को कैसे देखा जाए, सेलर गेट्स फ्री आफ्टर कीपिंग द गुड्स अलोंगसाइड द शिप। ओके, seller gets free after keeping the goods alongside the ship। तो यहां से यहां तक की जिम्मेदारी किसकी हो गई, सेलर की। इसके बाद सारी चीजें किसकी हो गई, ये जो फर्स्ट फ्रेट, ये जिम्मेदारी हो गई सेलर की, कस्टम वगैरह क्लियर कराने की जिम्मेदारी हो गई सेलर की, और शिप के पास में गुड्स को रखने की जिम्मेदारी इसकी हो गई। इसके बाद इसको शिप पे लोड करके और फैक्ट्री तक ले जाने की जिम्मेदारी किसकी हो गई, बायर की। ठीक है, फ्री अलोंग साइड शिप। इसके बाद देख लेते हैं
free on board. Seller gets free after onboarding the goods on the ship. यहां ये पॉइंट तक की जिम्मेदारी हो गई सेलर की, और इसके बाद की सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज ये हो गई बायर की. दिस इज कॉल्ड FOB, फ्री ऑन बोर्ड. Seller gets free after onboarding the goods on the ship. That means ये रोड का फ्रेट, ये इसका फेयर, यहाँ अनलोड करने का, कस्टम चेक करने का, और ये लोड करने का, ये सारी जिम्मेदारी हो गई सेलर की. उसके बाद सारी जिम्मेदारी हो गई बायर की फैक्ट्री तक लाने की. ठीक है, तो फ्री ऑन बोर्ड. एक और देख लेते हैं, CFR. कॉस्ट एंड फ्रेट. ओके, ये ओशियन फ्रेट. ओके, ये सारी जिम्मेदारी हो गई सेलर की, एंड यहां से यहां तक की जिम्मेदारी हो गई बायर की. कॉस्ट एंड फ्रेट, कॉस्ट ऑफ द गुड्स एंड फ्रेट. ठीक है, कॉस्ट ऑफ द गुड्स FOB माना जाता है, FOB, और उसके बाद जो ओशियन फ्रेट है वो जिम्मेदारी हो गई सेलर की, और उसके बाद ये अनलोड करना, कस्टम इंपोर्ट ड्यूटी पे करना, उसके बाद ट्रक में लोड करना और यहाँ पे लाना, ये सारी जिम्मेदारी हो गई बायर की. एक और देख लेते हैं, CIF, कॉस्ट ऑफ द गुड्स, इंश्योरेंस एंड फ्रेट. अच्छा, ये हमने CFR देखा ना, जो CFR ये वाला था, इसमें इंश्योरेंस था क्या? नहीं था. इसमें इंश्योरेंस था क्या? एक्सवर्क्स में नहीं था. इसमें FAS में नहीं था, FOB में नहीं था, CFR में नहीं था, DDP में नहीं था. कोई आई टर्म्स है? नहीं है. ठीक है, दैट मीन्स अगर इनमें आई नहीं है, इसका मतलब सेलर आई के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है. आई मतलब इंश्योरेंस. दैट मीन्स कौन लेगा इंश्योरेंस? बायर लेगा. अगर इनको टर्म सपोज FOB है, ठीक है, और LC ओपन करना है, तो FOB है मतलब पता चला कि फ्री ऑन बोर्ड, ऑन बोर्ड करके सेलर छूट जाएगा, उसके बाद बायर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है. सो दीज वर द फ्यू मोस्ट कॉमन इनको टर्म्स दैट वी हैव डिस्कस्ड हियर. ओके, अब LC में इनको किस तरह से इनकॉर्पोरेट करते हैं. सपोज मेरा पार्टी है ICT लिमिटेड, वो SDI बैंक के पास आया कि एक LC ओपन करना है चुंगोली चाइना के फेवर में. सेल्स कॉन्ट्रैक्ट में हमने देखा इनको टर्म्स लिखा हुआ है एक्स वर्क्स. ठीक है, एक्स वर्क्स मीन्स व्हाट? सेलर गुड्स कहाँ अरेंज करा रहा है? केवल उसके वर्कशॉप में. उसके बाद सारी जिम्मेदारी किसकी है? बायर की. मतलब इंश्योरेंस कौन लेगा? बायर लेगा. That means before opening the LC, we will demand insurance certificate or copy from the applicant, ICT Limited. दूसरा देख लेते हैं. सपोज सेल्स कॉन्ट्रैक्ट आया था जो प्रोवाइड किया उसने, और प्रोफॉर्मा इनवॉइस और परचेज ऑर्डर ICT लिमिटेड ने प्रोवाइड किया कि भाई एक LC ओपन करना है, आप ओपन कीजिए LC. हमने देखा कि इनको टर्म्स लिखा हुआ है FAS. FAS का मतलब क्या है? Seller will get free after keeping the goods alongside the ship. FAS, यहाँ पे गुड्स रख के सेलर फ्री हो गया. That means ये मरीन इंश्योरेंस कौन लेगा? सेलर तो नहीं लेगा, वो तो फ्री हो गया. That means marine insurance will be taken care by buyer. इस तरह की LCs में क्या करेंगे? Before opening the LC, we will demand insurance policy or certificate from the buyer. सपोज तीसरा तरह का एक डॉक्यूमेंट आता है PI, PO और सेल्स कॉन्ट्रैक्ट आता है, जहां पे इट इज रिटन CIF मुंद्रा पोर्ट. दैट मीन्स व्हाट? कॉस्ट ऑफ द गुड्स, ओशन फ्रेट and all other frets and insurance will be taken care by
seller. CIF means cost of the goods, insurance and freights will be taken care by seller. ठीक है, तो सेलर अगर वो लेने वाला है और बायर मेरे पास एलसी ओपन करने के लिए आया तो उससे इंश्योरेंस कॉपी मांगना है? ऑब्वियसली नहीं मांगना है। तो एलसी में क्या मेंशन करना है? एलसी में मेंशन करना है along with the good, along with the set of documents, please send insurance policy which entitles issuing bank to receive claim from the insurance party, इंश्योरेंस कंपनी। ओके, हमको एक डॉक्यूमेंट मांग लेना है। कौन सा डॉक्यूमेंट मांग लेना है? इंश्योरेंस पॉलिसी मांग लेना है। तो जब भी डॉक्यूमेंट आएगा उसके साथ इंश्योरेंस पॉलिसी आ जाएगा, वो आपको एंटाइटल्स करेगा इशूइंग बैंक को कि आप वहां से क्लेम कर सकते हो अगर ऐसा कुछ हो जाता है। तो गुड्स अगर सी में चला जाता है या कुछ वॉर हो जाता है या जो भी इंश्योरेंस के टर्म्स ABC टाइप के इंश्योरेंस होते हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। क्या क्या रिस्क कवर होती हैं वो सारी चीजें हम बाद में किसी एक इंश्योरेंस के पर्टिकुलर वीडियो में वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमने देखा कि इनको टर्म्स किस तरह से सेलर की रेस्पॉन्सिबिलिटी और कॉस्ट को बायर की रेस्पॉन्सिबिलिटी और कॉस्ट में ट्रांसफर करता है किस पर्टिकुलर पॉइंट पे। ओके, सेलर की क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और बायर की क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, सेलर को क्या क्या कॉस्ट इंकर होने वाली है और बायर को क्या क्या कॉस्ट। इससे क्या पता चलता है? बायर को ये पता चलता है कि भाई मेरी अल्टीमेट यहाँ पे गुड्स रिसीव करने की कॉस्ट कितनी होगी, उसको अल्टीमेटली कॉस्ट ऑफ द गुड्स मालूम चलती है कि मेरा कुल कितना खर्चा आने वाला है, टोटल कितना कॉस्ट इंकर होने वाला है। ठीक, पहले दो पॉइंट हमने डिस्कस किए, रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द बायर एंड सेलर, और सेकंड पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि कहां पे सेलर की रेस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर होती है। तीसरा और चौथा पॉइंट हम देखते हैं इनको टर्म्स के बारे में, ये क्या कहते हैं। देखो, any responsibility that does not appear in a particular Incoterms is the responsibility of buyer. FAS, free alongside the ship, इंश्योरेंस के बारे में कुछ बोलता है क्या? नहीं बोलता है। तो किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है इसमें? इंश्योरेंस बायर की। ये बोल रहा है ना, any responsibility that does not appear in a particular Incoterm is the responsibility of the buyer unless not mentioned in sales contract, PI, PO otherwise। अगर सपोज इनको टर्म्स लिखा हुआ है FAS और उसमें साथ में ये भी लिख दिया हुआ है कि भाई इंश्योरेंस है ना, मरीन इंश्योरेंस जो है वो सेलर लेगा, तो फिर इंश्योरेंस जो है रेस्पॉन्सिबिलिटी बायर की नहीं है, क्योंकि इसमें सेल्स कॉन्ट्रैक्ट में अलग से उसने स्पेसिफाई कर दिया है। ठीक है, तो पहला पॉइंट समझ में आ गया, एनी रेस्पॉन्सिबिलिटी दैट डज नॉट अपीयर इन ए पर्टिकुलर इंकोटर्म इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बायर। सपोज FOB है, तो सेलर गेट्स फ्री आफ्टर ऑनबोर्डिंग द गुड्स ऑन द शिप। इंश्योरेंस की बात करता है क्या नहीं करता है? ये नहीं, इसमें नहीं लिखा हुआ है कहीं पे इंश्योरेंस, तो वो किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी? बायर की। अगर सेल्स कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफाई कर दिया कि इंकोटर्म्स FOB है लेकिन इंश्योरेंस जो मरीन का इंश्योरेंस है वो सेलर लेगा, तो फिर बायर की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ठीक है, अब चौथा पॉइंट बोल देखते हैं क्या कहते हैं। Irrespective of the chosen Incoterms, buyer pays for the goods according to the terms and conditions that is agreed in the sales contract, purchase order और pro forma invoice। ये क्या है? अगर सेल्स कॉन्ट्रैक्ट में इंकोटर्म्स लिखा हुआ है CIF, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इंकोटर्म्स कॉस्ट ऑफ द गुड्स, इंश्योरेंस एंड फ्रेट किसको पे करना है? सेलर को। ओके, लेकिन यहां पे लिख दिया है उसने इंश्योरेंस टू बी टेकन केयर बाय बायर, तो फिर इंश्योरेंस बायर लेगा। तो सेल्स कॉन्ट्रैक्ट की जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो इंकोटर्म्स के ऊपर है। ठीक है, मतलब
वो तो फुलफिल करनी ही है, चाहे इनकोटर्म्स कोई भी उसने ऑप्ट किया है। तो अभी तक हमने डिस्कस किया इनकोटर्म्स क्या होता है। इनकोटर्म्स एक पर्टिकुलर इंटरनेशनल ट्रेड में किस तरह से काम करता है। 4 मेन पॉइंट्स हमने डिस्कस किए कि इनकोटर्म्स बायर और सेलर की रेस्पॉन्सिबिलिटीज और कॉस्ट को बताता है। बायर को कितना रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, सेलर की रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है। दूसरा चीज ये बताता है, इनकोटर्म्स बताता है एट विच पॉइंट द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेलर विल ट्रांसफर टू द बायर। ओके। तीसरा हमने डिस्कस किया कि अगर इनकोटर्म्स में कोई चीज साइलेंट है, अगर पर्टिकुलर चीज के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, तो वो बायर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। और चौथा हमने डिस्कस किया इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द चोजन इनकोटर्म्स, अगर सेल्स कॉन्ट्रैक्ट में कुछ लिखा हुआ है तो उसको उसका वेटेज इनकोटर्म से ज्यादा है, मतलब वो फुलफिल करना दोनों पार्टीज की रेस्पॉन्सिबिलिटीज है। इसके बाद हमने डिस्कस किया एलसी में किस तरह से इंश्योरेंस का पार्ट हैंडल करते हैं और इंश्योरेंस क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं इनकोटर्म्स कितने तरह के होते हैं और किस तरह के मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए किस तरह का इनकोटर्म्स हम यूज करते हैं। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट मींस गुड्स किस माध्यम से आ रहा है, किस मीडियम से आ रहा है, रेल से आ रहा है, रोड से आ रहा है, सी वे से आ रहा है, एयर वे से आ रहा है, या किसी और तरीके से आ रहा है। तो हम देखते हैं कि इनकोटर्म्स कितने तरह के होते हैं और किस किस पर्टिकुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए किस तरह का इनकोटर्म्स यूज करते हैं। तो ठीक है, देखते हैं। इनकोटर्म्स टोटल 11 तरह के होते हैं एज पर इनकोटर्म्स 2020। ओके। 7 इनकोटर्म्स ऐसे हैं जो किसी भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए यूज में होते हैं, चाहे गुड्स बाय एयर आ रहा हो, ट्रेन से आ रहा हो, रोड से आ रहा हो, ये सारे इनकोटर्म्स यूज हो सकते हैं। ठीक है। एक्सवर्क्स, एफसीए फ्री कैरियर, सीपीटी कैरेज पेड टू, सीआईपी कैरेज एंड इंश्योरेंस पेड टू, डीएपी डिलीवर एट प्लेस, डीडीपी डिलीवर ड्यूटी पेड, डीपीयू डिलीवर एट प्लेस अनलोडेड। तो ये सारे इनकोटर्म्स किसी भी मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए यूज हो सकते हैं। ये 4 इनकोटर्म्स ऐसे हैं जो केवल गुड्स अगर सी और इनलैंड वाटरवे से आ रहा हो तो ही यूज हो सकते हैं। शिप से कोई गुड आ रहा है, गुड्स आ रहा है, तो ये एफएस, एफओबी, सीएफआर, सीएफआई ये यूज हो केवल उसके लिए। सपोज एयर से आ रहा है तो इनको यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, नहीं करना चाहिए। ठीक है, करते हैं तो गलत है। तो हमने डिस्कस किया इनकोटर्म्स के बारे में। इस टॉपिक को इतना ही शॉर्ट रखते हैं। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे यूसीपी 600 एंड 39 आर्टिकल्स ऑफ यूसीपी 600। Thank you for watching me. Thank you.